आप 1 मिनट के लिए अपने एग्जाम्स को, अपनी 10th क्लास को ये मत सोचो कि आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना ही है। 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाओ। काफ़ी फ्रेंड्स को हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती है कि क्या हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पुराने टाइम पर हुआ, अब हमें वो क्यों पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि कैसे ट्रेड होता है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अप्रोच को चेंज करने के साथ साथ आपको कुछ और टिप्स भी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएसटी को कैसे इजीली अंडरस्टैंड करें ताकि हम इसको कभी भूलें ना और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, देखो आपके एसएसटी में 4 मेन पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब इनको पढ़ने का अप्रोच आपको चेंज करना है, तभी आप एसएसटी को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, जिस तरीके से या जो थिंकिंग है आपकी, जो मेंटालिटी है एसएसटी को लेकर, वो आपको चेंज करनी होगी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एसएसटी। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखो हमारी क्लास 10th की हिस्ट्री में ये 5 चैप्टर्स हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, देन नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड देन लास्ट चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो देखो हिस्ट्री ना, अगर आप इसको कनेक्ट करके, इसको अगर आप रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करके समझोगे तो हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। काफ़ी फ्रेंड्स को हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती है कि क्या हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पुराने टाइम पर हुआ, अब हमें वो क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। देखो पास्ट में जो इवेंट्स हुए, जो भी रेवोल्यूशंस हुए, जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जिस वजह से आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या रेवोल्यूशंस हुए, क्या आइडिया थे अलग अलग फिलोसोफर्स के। ओके, ऑल दिस वी स्टडी इन हिस्ट्री एंड उसकी इंपॉर्टेंस है, उससे हमें पता चलता है कि पास्ट में कैसा था एंड कैसे टाइम के साथ साथ चेंजेस आते गए एंड आज हम प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर हैं। ओके, सो दिस वी गेट टू नो फ्रॉम हिस्ट्री। अगर आप इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ना समझ के, इसको अगर आप सोचोगे कि हाँ पुराने टाइम पर ऐसा हुआ, अगर इसको आप समझ के पढ़ोगे तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी। देखो नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने बात किया कि यूरोप में पहले कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की जो भावना होती है वो डेवलप हुई। ओके, एंड देन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से और कंट्रीज में भी रेवोल्यूशन होने लगे एंड नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, इस वजह से नेशंस बनते गए। ठीक है, फिर हम अलग अलग कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, इटली कैसे एक नेशन बना, देन जर्मनी, देन ब्रिटेन, तो अलग अलग कंट्रीज की हमने केस स्टडी करी। ओके, सो लाइक दिस इस चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। ओके, एंड देन चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड देन हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई। अब इंडिया हमारा कंट्री क्या था, एक कॉलोनी था, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो कॉलोनीज में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया, इतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ओके, अलग अलग मूवमेंट्स हुए, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड इतने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था जिस वजह से फाइनली हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन पाए। तो सेकंड चैप्टर में हम पूरा अपने कंट्री के बारे में बात करेंगे। देन थर्ड चैप्टर में मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, की जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल कैसे हुई, मतलब ग्लोबलाइजेशन कैसे आई वर्ल्ड में। ट्रेड के, जैसे पुराने टाइम पर जब ट्रेड होता था तो ट्रेड के साथ साथ करेंसी, वहाँ का कल्चर भी ट्रैवल करता था। ठीक है, कल्चर, फूड और बहुत चीज़ें ट्रैवल करती थी जब ट्रेड होता था। ठीक है, करेंसी का ट्रैवल होता था, तो इस वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अभी नहीं आया है, ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा स्पीड अप हो गया है। ओके, तो थर्ड चैप्टर में पूरा हमने इसके बारे में डिस्कस किया। देन स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले यूरोप में ही नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, फिर उसके बाद कॉलोनीज में आई, तो फिर हमने इंडिया के अपने कंट्री के एग्जाम्पल से चैप्टर नंबर 2 में देखा, फिर हमने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, एंड देन चैप्टर नंबर 4 में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे अलग अलग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, फैक्ट्री सेटअप होने लगी। ओके,
इस वजह से जो इंडस्ट्रीज के सेटअप की वजह से तो वर्कर्स वहां पर काम करने लगे। देन वर्कर्स की लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस के बारे में हमने बात करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, जो वर्कर्स थे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतनी आइडियल नहीं होती थी, तो प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हार्डशिप्स के बारे में हम बात करेंगे, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के क्या क्या फायदे हुए, ठीक है, इससे मार्केट डेवलप हुआ, जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो स्पीड अप हो गया, बिकॉज पहले तो सब कुछ हाथ से बनता था, हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, लेकिन इंडस्ट्रीज के आने के बाद, मशीन्स के आने के बाद और जो प्रोडक्शन है सामान का वो ईजी होने लगा। तो ये सब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देन उससे अगला स्टेप आता है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड इस वजह से बुक्स प्रिंट होने लगी, लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने लगे थ्रू वर्ड्स एंड राइटिंग बुक्स इन देम, ठीक है। फिर हम अलग अलग कंट्रीज का इसमें देखेंगे कि कब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई, जापान, इंडिया, हम अलग अलग कंट्रीज के एग्जांपल से समझेंगे, एंड देन इस वजह से जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न हुई। तो ये एक टाइप से सीक्वेंस है, अगर आप समझो ना, तो ये सीक्वेंस में हमारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले यूरोप, देन इंडिया, देन हम ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फाइनली प्रिंट कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये सीक्वेंस है, अगर आप इसको थोड़ा ऐसे समझो, रियल लाइफ से थोड़ा इसको रिलेट करके समझो, एक सीक्वेंस में समझोगे, तो हिस्ट्री, आई थिंक ये ऊपर से एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री लगता है, ओके, एंड इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ते हो तो। ओके, हिस्ट्री की हमने बात कर ली, अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में क्या है, देखो जियोग्राफी में हम मेनली अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ पर जो अर्थ की क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारी अर्थ के लिए, ओके, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इन सब चीजों के बारे में ब्रॉड लेवल पर हम बात करते हैं जियोग्राफी में। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, तो बेसिकली हम अर्थ के बारे में बात करते हैं जियोग्राफी में। तो देखो जियोग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 में तो हम सारे रिसोर्सेज के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एंड कैसे हम उनको यूटिलाइज करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उनको हम यूटिलाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एंड हमारी डेवलपमेंट हो रही है। तो चैप्टर नंबर 1 में तो हम बेसिकली इन दोनों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। देन आगे के जो चैप्टर्स है ना, उनमें 1 बाय 1 हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा चैप्टर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो पहले चैप्टर में तो आपने बेसिकली सारे ही रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। देन जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनमें आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि सेकंड चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये एक रिसोर्स ही तो है, तो यहाँ पर पूरे चैप्टर नंबर 2 में आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कैसे फार्मिंग करी जाती है, किस टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं उनके बारे में आप बात करोगे। वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करोगे, उन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज की, उस वजह से जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में बात करोगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। एंड ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे अर्थ पर फॉरेस्ट है, उसे हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। वी शुड नॉट एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हमें इन चैप्टर से ही पता चलेगी, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें चैप्टर से ही पता चलेगा। देन चैप्टर नंबर 3 में वाटर रिसोर्सेज, ये कंप्लीटली हम वाटर के बारे में बात करेंगे। अलग अलग वाटर बॉडीज होती हैं, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वाटर कैसे पल्यूट हो रहा है इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के वेस्ट की वजह से, ठीक है, एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वाटर रिसोर्स। तो वाटर एक रिसोर्स है, एंड इस रिसोर्स के बारे में पूरा हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। देन चैप्टर 4 में एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देन 5 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कि कैसे अर्थ के क्रस्ट से अलग अलग मिनरल्स निकलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हमें एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एंड देन उनके बारे में हम बात करेंगे, कैसे हमें उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन भी इनका एक मेन पार्ट है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल तो जो अपने आप को रिन्यू कर लेंगे, दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो अपने आप को जो रिन्यू नहीं होते हैं, अपने आप को दोबारा रिप्लेनिश नहीं करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर उनको रिप्रोड्यूस होने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हमें उन्हें यूज करना चाहिए एंड कंजर्व करना चाहिए, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। देखो रॉ मटेरियल तो हमें मिल जाता है, अब उन रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड देन हम इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, एंड वो क्या गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि कैसे जो गुड्स प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होते हैं, जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, कैसे उसको पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हम रोडवेज, रेलवेज, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये पूरा है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बिकॉज नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन ही है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पूरा जो हमारी क्लास 10th की ज्योग्राफी है वो पूरी रिसोर्सेज पर बेस्ड है कि क्या अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हें कैसे यूज करना चाहिए अपनी फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान में रखते हुए एंड कंजर्व करना चाहिए। एंड वी हैव दिस डिस्कस्ड इन ऑल द 7 चैप्टर्स ऑफ आ जियोग्राफी। तो इसको आप सीक्वेंस में पढ़ो। आपने चैप्टर नंबर 1 में सारे रिसोर्सेज का एक बेसिक ओवरव्यू देखा, फिर आप डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में आगे पढ़ते हुए जाओगे एंड लास्ट में आपका चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो जब आपने ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ना, तो फिर लास्ट वाला चैप्टर ऑब्वियसली आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, बिकॉज ये आपस में सारे बेस्ड हैं, एक सीक्वेंस की तरह आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स सीरीज में ऐसे होते हैं कि एक के बाद एक समझने पर ही आपको ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो ये आपकी क्लास 10 की जियोग्राफी के चैप्टर्स हैं। तो ऐसे आपको इनको स्टडी करना होगा। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जियोग्राफी में, जो भी आपको लोकेशंस गिवन होती हैं, जो भी पोर्ट्स वगैरह गिवन होते हैं सी में, लैंड में, वो आप लोकेट करके देखो मैप पर, तो और इजीली आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट। देन जियोग्राफी की हमने बात कर ली, अब देखते हैं सिविक्स की। तो देखो सिविक्स क्या होता है, सिविक्स बोल सकते हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हो। सिविक्स में हम बेसिकली बात करते हैं कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, कैसे हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, जब कोई क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन लेते हैं, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में या फिर आप बोल सकते हो सिविक्स में। तो ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। अगर हमने सिविक्स नहीं पढ़ा तो हमें अपने बेसिक सोसाइटी की वर्किंग के बारे में नहीं पता चलेगा, है ना। तो सिविक्स में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब जो पावर होती है, जो गवर्नमेंट का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, तो गवर्नमेंट की जो पावर है वो शेयर्ड होनी चाहिए अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट में भी एंड जो स्मॉल यूनिट्स है, जैसे अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। तो पावर शेयरिंग का पूरा ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। इसमें हम 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल से समझते हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि अगर पावर को शेयर किया जाता है तो फिर क्या होता है, एंड अगर पावर को नहीं शेयर किया जाता तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 1 से हमें ये समझ आता है कि जो भी पावर होती है वो कंसंट्रेटेड नहीं रहनी चाहिए एक अथॉरिटी या फिर एक सिंगल आदमी के पास, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ओके, देन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म ये एक फॉर्म है पावर शेयरिंग की। आपने चैप्टर नंबर 1 में तो पावर शेयरिंग के बारे में बात करें, एंड पावर शेयरिंग भी अलग अलग फॉर्म्स की होती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, एंड इसी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बोल सकते हो या फिर आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोल सकते हो। जो पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में, इसी को फेडरलिज्म बोला जाता है। तो फेडरलिज्म के बारे में पूरा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे कि कैसे हमारी कंट्री, कैसे फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके हम फीचर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अलग अलग फेडरेशन होती हैं, 2 टाइप ऑफ फेडरेशन होती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देन हम अपने कंट्री के एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हमारी कंट्री में पावर डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, फिर हम स्पेशली लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा फेडरलिज्म में आ जाएगा। देन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट में चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस पर जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके बेसिस पर। एंड देन हमारे कंट्री के लीडर्स ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में आप बात करोगे। शेड्यूल्ड जो लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में 22, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आ जाएगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले टॉपिक में। देन चैप्टर नंबर 6 इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होती है हमारी गवर्नमेंट में, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या रोल है। ओके, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो तो फिर हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो दिस विल कम इन द चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। देन लास्ट चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, जो सोशल डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम, डिग्निटी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देन हम बात करेंगे लास्ट में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो ऑल दिस
वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपके सिविक्स के 5 चैप्टर हैं एंड ये भी आपस में रिलेटेड है, सीक्वेंस में है। अगर आप इनको ऐसे पढ़ते हो रियल लाइफ से रिलेट करके थोड़ा एंड सीक्वेंस में पढ़ते हो, सो दीज आर ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले पावर शेयरिंग की बात करी, देन एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग फेडरलिज्म की बात करी, देन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो अलग अलग इसके बेसिस पर जो सोसाइटी डिवाइडेड है उसके बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट किया डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। ओके, देन पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी, ये लॉ को इन्फोर्स किया। ओके, दिस इज द रूलिंग पार्टी, दिस इज द ऑपोजिशन पार्टी। तो ये अगर आप इसको ऐसे रियल लाइफ से रिलेट करो तो ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको समझना कितना ईजी हो जाएगा। ठीक है, देन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, एंड व्हाट आर द आउटकम्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। ओके, सो ये आपकी पूरी सिविक्स हुई। ओके, सिविक्स के बाद आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, कि कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द कंट्री एंड हाउ दे आर कंज्यूम्ड। अब हम जानते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, इसलिए जो सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर में डिवाइडेड है। ओके, जो ट्रेड होता है उसमें मनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, मनी के बारे में बात करेंगे। ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनकी मार्केट्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं। ओके, तो ये पूरा हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, कब हम कंसिडर करेंगे कि एक कंट्री डेवलप्ड है। हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। किसी इंसान के लिए अगर स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने तब वो कंट्री डेवलप होगा। किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होता है। अगर फार्मर है तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा जब उसको उसकी फसल का सही दाम मिलेगा, सही रेट पे उसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी। सो फॉर एवरी पीपल द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट। जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के आइडियाज अलग अलग होते हैं। अब डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है उसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे इनकम एक क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देन दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ों से भी हम एक कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। देन हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कंट्रीज को रैंक किया गया है इन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पर। ओके, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। देन डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे क्या क्या और स्टेप्स उठाने चाहिए, तो ये पूरा डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आ जाएगा। देन हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सी सर्विसेज हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है जिसमें गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है रॉ मटेरियल का यूज करके, जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं। देन टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर को ही वो हेल्प या फिर उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनको कनेक्ट करता है। टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड ऑल द प्रोफेशंस, ये सारा टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ओके, ये पूरा हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। एंड देन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इन्हें प्रमोट करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन कम है हमारी इकोनॉमी में, तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन मनी एंड क्रेडिट में हम बात करेंगे कि कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। मनी नहीं होता था तो उससे पहले क्या मीडियम होता था, जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, एक गुड के एक्सचेंज में हम दूसरा गुड एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम होता था, कॉइन्स थे। ओके, एंड देन फाइनली अब करेंसी आ चुका है विच इज मनी। एंड देन हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में कि कैसे बैंक्स लोन देते हैं। एंड देन जो पुअर जो वर्कर्स होते हैं, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, उन्हें बैंक से लोन लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन क्रेडिट के बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स होता है, इनफॉर्मल सोर्स होता है। ओके, ये पूरा आ जाएगा मनी एंड क्रेडिट में। देन चैप्टर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है
कि अलग अलग कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं। ओके, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे जो कंट्रीज की मार्केट है वो कनेक्ट होती जा रही है, इंटीग्रेट होती जा रही है, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सेटअप हो रही हैं, जैसे जो कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि एप्पल, ट्विटर, गूगल, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये दूसरे कंट्रीज की कंपनीज हैं, लेकिन ये अपनी कंपनीज को और कंट्रीज में भी सेटअप करती हैं। सो दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, एंड देन इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है, मतलब हमारी कंट्री के जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। ओके, एंड देन ग्लोबलाइजेशन की जो नेगेटिव साइड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये आपकी पूरी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स है, इसमें भी जो चैप्टर है ये आपस में रिलेटेड हैं। एंड अगर आप इनको रियल लाइफ से थोड़ा, अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके समझते हो तो और इजी हो जाएगा। बस आपको अपना अप्रोच, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा फॉर एसएसटी। ओके, तो ये आपकी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स है। तो फ्रेंड्स, हमने एसएसटी में ये चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। इनकी जो वेटेज है वो इक्वल है। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 80 मार्क्स में से चारों सब्जेक्ट्स की वेटेज 20 मार्क्स है। 20 फॉर हिस्ट्री, 20 फॉर जियो, 20 फॉर सिविक्स एंड 20 फॉर इकोनॉमिक्स। तो इनकी वेटेज तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स में चैप्टर कम है, सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं, जियोग्राफी में 7 चैप्टर्स हैं, एंड वेटेज दोनों की इक्वल है 20 मार्क्स की। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में से एक चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज उसमें से जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो कम है, तो ये तो ऑब्वियस है। तो अब देखो फ्रेंड्स, जो एसएसटी है ना, जो ये 10th लेवल की एसएसटी है, ये तो इतनी बेसिक है दैट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू शुड नो दिस। 10th लेवल की एसएसटी तो इतनी बेसिक है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। आप 1 मिनट के लिए अपने एग्जाम्स को, अपनी 10th क्लास को ये मत सोचो कि आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना ही है। 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाओ एंड सिर्फ ये सोचो कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक कंट्री के सिटीजन हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि कैसे आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हो, तो कैसे ये सब अचीव हो पाया, कैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके लिए कितने लोगों ने स्ट्रगल्स किया, सैक्रिफाइसेस किए, क्या क्या रेवोल्यूशंस हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। ओके, अगर कोई क्राइम होता है तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो ऑल दिस वी शुड नो दैट हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स। हमारी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो हमें पता होना चाहिए। अर्थ के बारे में, हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे हमें उन्हें यूज करना चाहिए ताकि हम उनको एक्सप्लॉइट ना करें एंड आगे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रहे। तो ये हम जियो में पढ़ते हैं, ये हमें पता होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन। ओके, एंड देन इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि कैसे ट्रेड होता है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है रिच एंड पुअर में, ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, तो आपको अपने अप्रोच को चेंज करना होगा। इफ यू चेंज द अप्रोच फ्रॉम विच यू आर स्टडिंग एसएसटी, तो वो अपने आप ही आपके लिए ईजी हो जाएगी एंड आप उसको आसानी से याद भी कर पाओगे। ओके, एंड देन अप्रोच को चेंज करने के साथ साथ आपको कुछ और टिप्स भी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि आपको सीक्वेंस में, टाइमलाइन की फॉर्म में पढ़ना चाहिए कि पहले ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ। तो ऐसे आप टाइमलाइन की फॉर्म में पढ़ोगे तो और आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप किसी इवेंट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में लिख पा रहे हो, खुद डिस्क्राइब कर पा रहे हो, तो ये आप कैसे सीखोगे, रिटन प्रैक्टिस है। तो ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करो, इससे आप अपने आंसर्स खुद बना पाओगे एंड साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट को भी सीखोगे। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो एंड फॉर व्हाट यू आर स्टडिंग। इफ यू चेंज दिस, देन आई प्रॉमिस कि आप एसएससी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे एंड यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, so this was the video and I hope you found it helpful, and if you found it helpful then share it with your friends. That's all. Thank you so much.